एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो है यूरोपीय कंपनियों की चर्चा करेंगे, किस तरीके से इन कंपनियों ने जो है भारत में अपना कदम जमाया और धीरे धीरे किस तरीके से भारत देश जो है गुलाम बना। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को क्रम अनुसार देख पाएंगे। और हमारी ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर स्पेशली आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए या टीसीटी एसएसटी के लिए या केवीएस या ईएमआरएस की जो अभी वैकेंसी है उसके लिए, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग मैंने डाली है इसमें यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, 4 देशों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज यानी अंग्रेजी, या कहीं कि यहाँ पर ब्रिटिश में लिख सकता था, और यहाँ पर फ्रांसीसी। ठीक है, इन 4 देशों की कंपनियों ने भारत में शासन किया था। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल की चर्चा करेंगे कि पुर्तगाल के जो यात्री थे उन्होंने किस तरीके से भारत में आते हैं, व्यापार करते हैं और फिर जो है धीरे धीरे यहाँ पर जम जाते हैं। तो अगर पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल के व्यापारी जो हैं वो आना शुरू हुए थे 1498 में। ठीक है, और उसके बाद डच आते हैं फिर 1595 में, फिर अंग्रेज आते हैं सन 1600 में, और फिर फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। ठीक है, और इन्होंने अपनी कहाँ कहाँ कंपनी स्थापित की थी वो भी आपको याद रखना है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी कोची में स्थापित की थी। ठीक है, और डच जो थे इन्होंने अपनी जो पहली कंपनी थी वो मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अंग्रेज़ जो थे यानी कि ब्रिटिश जो थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी, इन्होंने अपनी कंपनी जो है सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, क्योंकि सबसे लंबा शासन जो है भारत में इन्होंने ही किया था। ठीक है, और उसके बाद फ्रांसीसी की अगर हम बात करें या फ्रेंच कंपनी की बात करें तो इन्होंने अपनी सबसे पहली कंपनी जो है सूरत में खोली थी, और अंग्रेज़ों ने सूरत में खोली थी, और फ्रेंच वालों यानी कि फ्रांसीसियों ने भी जो है अपनी कंपनी जो है सूरत में ही खोली थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें व्यापार की, तो यूरोप के देशों में उस समय जो दबदबा था वो इंग्लैंड का था। ठीक है, इंग्लैंड का व्यापार जो है बहुत तेज़ी से चलता था, अन्य देशों का व्यापार जो था उस तरीके से नहीं चलता था। तो अन्य देश के जो व्यापारी होते थे वो अन्य देशों की खोज में लगे रहते थे और वहाँ जा कर के अपनी वस्तुओं को बेचा करते थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, ये पुर्तगाल के राजकुमार थे। इन्होंने सबसे पहले जो है नक्षत्र यंत्र का निर्माण किया था। इस नक्षत्र यंत्र से होता ये था कि समुद्र की यात्रा में दिशा का पता लगाने में जो है ये यंत्र काफ़ी सहायक होता था। इसी यंत्र से जो है पुर्तगालियों को समुद्री मार्ग खोजने में जो है काफ़ी सहायता हुई थी। ठीक है, ऐसे ही एक यात्री थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, पुर्तगाल के यात्री थे और व्यापार करने निकले थे। तो ये अपने यूरोप देश से होते हुए अफ्रीका के कैप ऑफ गुड हॉफ से होते हुए ये जो है भारत की ओर आते हैं। तो भारत में ये पहुंचते हैं कालीकट में। ठीक है, तो पुर्तगाल की का आगमन कैसे हुआ भारत में ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो भारत की खोज किसने की, सबसे पहले तो याद रखना 1498 में जो है वास्को डिगामा नामक यात्री ने की थी, या कहें कि व्यापारी ने की थी। किस देश के थे, तो ये पुर्तगाल के थे। ठीक है, तो ये पुर्तगाल से भारत के कालीकट में आते हैं वस्तु बेचने के लिए। ठीक है ना, व्यापार के लिए। लेकिन जब यहाँ भारत में आते हैं तो यहाँ के मसाले वगैरह देख के जो है ये थोड़ा सा खुश होते हैं और यहाँ से मसाले लेके चले जाते हैं पुर्तगाल में। ठीक है ना, पुर्तगाल यानी यूरोप में जाते हैं लेकर, और यूरोप के बाज़ारों में जब वो मसाला बेचते हैं, यानी कि भारत में व्यापार करने आए थे लेकिन उल्टा भारत से वस्तु ले गए कहाँ पर, यूरोप में बेचने के लिए। तो कहा यह जाता है इन्होंने मसाले जो हैं भारत से ले जाके 60 गुना दामों पर बेचे थे। ठीक है, 7 गुना दामों पर बेचे थे, और भारतीय मसालों की डिमांड जो है वो यूरोप में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी उस समय। ठीक है, क्योंकि अब क्या था कि यहाँ का भारत का मसाला जो था वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का था, तो यूरोप के बाज़ारों में इसकी डिमांड बढ़ रही थी। ठीक है, और कुछ बेसिक जानकारी उससे पहले मैं दे दूं आपको, जैसे कि जब ये कालीकट पहुँचे थे वास्को डी गामा, तो उस समय वहाँ के राजा थे कालीकट के जमोरिन। ठीक है, जमोरिन ने जो है इनका स्वागत किया था। ठीक है, स्वागत किया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनका विरोध कर रहे थे, जैसे कि अरब के जो व्यापारी थे जो भारत में व्यापार करते थे वो इनका विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अब उनका व्यापार जो है ठीक से नहीं चल पाएगा।
ठीक है ना, उन्होंने इनका विरोध किया था। तो होता ये है कि अब जो सामान ले जाकर के यानी भारतीय मसाले जो पुर्तगाल के लोग लेके गए थे यूरोप के बाज़ारों में, तो उसकी डिमांड जब और बढ़ती है तो अब धीरे धीरे क्या करते हैं ये पुर्तगाली भारत में अपनी जगह बनाने लगते हैं। ठीक है, बनाने लगते हैं। और याद रखना कि यहाँ पर एक नाम है और आपको याद रखना है अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक ये एक गुजराती व्यक्ति है जिसने जो है वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शन किया था। पथ प्रदर्शन किया था मतलब ये रास्ता दिखाया था भारत का। ठीक है, और जो वास्को डिगामा था वो भारत में दूसरी बार 1503 में आया था भारत। ठीक है, 1503 में आया और धीरे धीरे इन पुर्तगालियों ने अपना यहाँ पर जगह स्थापित करना शुरू कर दिया और पहली कंपनी कहाँ खोली तो याद रखना आपको कोची में खोली इन्होंने। ठीक है, और फिर वायसराय भी यहाँ पर नियुक्त किए गए। ठीक है, तो याद रखना आपको पहले पुर्तगाल के जो वायसराय थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे ये पहले वायसराय थे कहाँ के, पुर्तगाल के भारत में। ठीक है, और इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। उसके बाद दूसरे जो वायसराय बने उनका नाम था अल्फांसो डी अल्मेडा, सॉरी अल्फांसो अल्बुकर्क जो थे ये दूसरे वायसराय थे पुर्तगाल के भारत में। ये जो थे ये वास्तविक संस्था को माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी सारे बदलाव किए थे। कोची को इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी और आदिल शाह जो कि बीजापुर का उस समय शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, उससे गोवा को छीना था इन्होंने। ठीक है, गोवा को छीना था और मलक्का और हुरमुज पर भी इन्होंने कब्जा किया था। यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने जो है भारत में पुर्तगाल का साम्राज्य जो है विस्थापित किया था, विस्थापित कह रहा हूँ, प्रसारित किया था। ठीक है ना, प्रसारित किया था। उसके बाद गवर्नर बनते हैं, वायसराय बनते हैं नीनू डी कुन्हा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी काफ़ी सारे बदलाव किए थे लेकिन अहम जो था वो ये था कि इन्होंने कोची की जगह पर गोवा को जो है राजधानी बनाई थी पुर्तगाल की। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। जितने में मैं आपको फैक्ट बताते जा रहा हूँ ये सारे के सारे फैक्ट आप नोट डाउन जरूर करते रहें क्योंकि यहीं से सवाल जो है घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। अच्छा, उद्देश्य भी आपको मैं बता दूं कि पुर्तगाली जो भारत में आए थे इनका उद्देश्य क्या था भारत में। तो पहला तो उद्देश्य इनका ये था कि ये चाहते थे कि भारत में अपने व्यापार को बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ से वस्तुएं ले जाते थे, वहाँ बेचते थे यूरोप के बाज़ारों में और अपने देश की कुछ वस्तुएं लाते थे जिनकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा थी, वो यहाँ पर बेचते थे। ठीक है, अब बंगाल के शासक थे महमूद शाह। ठीक है, महमूद शाह द्वारा जो है पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और संत गांव में अपनी व्यापारिक कंपनी खोली थी। ठीक है, कहाँ कहाँ खोली थी, चटगांव और संत गांव में। ठीक है, 1534 में। अब पुर्तगाली मालाबार और कोकड़ तट से जो है सर्वाधिक काली मिर्ची का निर्यात करते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो पुर्तगाली व्यापारी थे ये मालाबार और कोकड़ तट से जो है सर्वाधिक काली मिर्ची का निर्यात करते थे। और पुर्तगाली गवर्नर जिनका नाम था अल्फांसो डी डिसूजा के साथ जो है एक प्रसिद्ध जेसुइट संत भी भारत में आए थे। ठीक है, भारत में आए थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक है ना, फ्रांसिस्को जेवियर। अब पुर्तगाल गोवा, दमन और दीप पर जो है लगभग 1961 तक जो है इन्होंने शासन किया था। और याद रखना सबसे पहले ये भारत में आए थे और सबसे लास्ट में इन्होंने भारत को आज़ाद किया था। ठीक है ना, 1961 तक जो है इन्होंने गोवा को अपने नियंत्रण में रखा था। 1961 में जो है गोवा को इन्होंने आज़ाद किया था। तो ये माना जाता है कि पुर्तगाल जो थे वो सबसे पहले भारत में आए, गुलाम किया और सबसे अंत में भारत से गए थे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक शासन किया था सबसे विस्तारित रूप से, तो वो थे ब्रिटिश। ठीक है ना, जिन्होंने शासन किया था, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगालियों का व्यापार जो है वो समाप्त हो गया, यानी इनके पतन के क्या कारण थे, भारत में कि ये क्यों नहीं टिक पाए। उनका पहला कारण ये था, उसका पहला कारण जो है वो ये है कि ये जो थे ये धार्मिक असहिष्णु थे, यानी सिर्फ और सिर्फ ये अपना धर्म देखते थे, अपने धर्म का प्रसार करते थे और अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते थे। ठीक है, और दूसरा ये गुप्त रूप से व्यापार करते थे। ठीक है, ये गुप्त रूप से व्यापार करते थे और जो डकैत होते थे, लूटमार जो होते थे, उनको जो है अपनी व्यापार नीति का हिस्सा बनाते थे। और नेक्स्ट, इन्होंने नए औपनिवेशिक ब्राज़ील की खोज की थी, तो इसलिए ज़्यादातर जो व्यापारी थे वो उनका जो झुकाव था वो उस ओर होने लगा था। और पुर्तगाली जो थे पुर्तगाली जो वायसराय थे उन पर पुर्तगाली राजा का जो है अधिक नियंत्रण होता था। ठीक है ना,
यानी कि वायसराय जो पुर्तगाल के थे उनको शक्तियाँ कम दी जाती थी और राजा जो है उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता था। ये सब कारण थे जिससे कि पुर्तगाल का व्यापार जो है भारत में लंबे समय तक नहीं टिक पाया। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने, जैसे कि पुर्तगाली जो थे ये जब भारत में आए तो इन्होंने भारत में तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने की थी। और पुर्तगालियों के साथ भारत में जो है गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। याद रखना आपको, गौथिक जो स्थापत्य कला है जो है वो पुर्तगालियों की ही देन है जो भारत में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इंडो सारा शैली वगैरह ये सब तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल के बारे में बताया कि किस तरीके से पुर्तगाली कंपनी जो है भारत में आती है, वहाँ के वायसराय किस तरीके से भारत में आते हैं, क्या क्या भारत में यहाँ बदलाव करते हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे जो है डच और अंग्रेज़ों के बारे में, यानी कि ब्रिटिश के बारे में, किस तरीके से ये भारत में आए और इन्होंने भारत में बदलाव किए थे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। और टू द पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं तो भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियोस में मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर करवाऊँ। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं।